capacitation and contact. Third था एक्सट्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन. इसके अंदर फिर फोर्थ हमने पढ़ा एक्टिवेशन ऑफ ओवम. एक्टिवेशन ऑफ ओवन, इसके अंदर चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, कोर्टिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि फोर्थ का ही पार्ट है एक्टिवेशन ऑफ ओवम. इसी के अंदर थर्ड था आगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, जो कि इसके मैकेनिज्म की 5 अवस्थाएं हैं, उसका लास्ट फिफ्थ वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे. हम इसमें हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म. तो इसकी 5 अवस्थाएं थी. 4 के बारे में हम पिछली क्लासेस में विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं. लास्ट फिफ्थ वाली जो अवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वो है युग्मकों के प्राप्त केंद्रकों का संलयन. फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाइड. ये हमारा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है. फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का सिर व मध्य भाग ही एग में प्रवेश करता है. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कि जो स्पर्म होता है उससे केवल सिर और मध्य भाग होते हैं, वो ही आगे ओवम में प्रवेश करते हैं. इसके अंदर प्रवेश करता है सिर और मध्य भाग. स्पर्म के प्रवेश के समय केंद्रक आगे की तरफ तथा माइटोकॉन्ड्रिया व तारकाएं पीछे की तरफ उपस्थित रहते हैं. केंद्रक होता है वो इसके सिर की तरफ पाया जाता है, इसलिए केंद्रक तो आगे की तरफ होता है. मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो तारकाएं होता है वो पीछे होता है. माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और तारकाएं पाया जाता है वो पीछे स्थित होता है, केंद्रक आगे की तरफ स्थित होता है. जैसे ही स्पर्म के शीर्ष भाग, सिर वाला भाग है, वो निषेचन कोण या फर्टिलाइजेशन कोण शंकु से आगे गमन करता है, यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है. जैसे ये स्पर्म का शीर्ष भाग आगे की ओर गमन करेगा, यह 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है.
या नर प्राकेंद्रक कहते हैं। प्रोन्यूक्लियाई या प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। यह मेल प्राकेंद्रक या मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूजन स्थल की तरफ गमन करता है। इसे भेदन पथ या पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं। ये आगे की तरफ गति करता है तो उसको पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं या भेदन पथ। जिस पथ पर ये फ्यूजन की तरफ, जिस तरफ फ्यूजन होना होता है उस तरफ ये गति करता है, उस पथ को क्या कहते हैं? भेदन पथ कहते हैं। स्पर्म केंद्रक की तरफ ओवम के केंद्रक में भी निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसे इसके केंद्रक के अंदर चेंजेस होता है उस तरह से ओवम के केंद्रक में भी अनेक प्रकार के चेंज होते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूरा होने के बाद केंद्रक ओवम की सतह पर आकर अनेक आशयों या वेसिकल्स का निर्माण करता है जिन्हें कैरियोमियर्स कहते हैं। जो ओवम का केंद्रक होता है वो क्या करता है? वो सारे वेसिकल्स का निर्माण करता है। ये ओवम का जो न्यूक्लियस होता है इसको केंद्र कहते हैं। वो बहुत सारे वेसिकल्स या आशयों का निर्माण करता है। बहुत सारे वेसिकल्स का वो निर्माण करता है जिनको क्या कहते हैं? कैरियोमियर्स कहते हैं। कैरियोमियर्स ये कैरियोमियर्स परस्पर मिलकर फीमेल प्राकेंद्रक का निर्माण करते हैं। ये सारे कैरियोमियर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो सारे वेसिकल्स जिनको हम कैरियोमियर्स कहते हैं ये परस्पर मिलकर फीमेल प्राकेंद्रक या प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं जो फूलकर आयतन में बढ़ जाते हैं। जो क्या करते हैं? फूलकर आयतन में बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या बनता है? कैरियोमियर्स क्या बनाते हैं आपस में? फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाते हैं जो क्या करता है? आकार में फूल जाता है। तथा यह भी संगलन या फ्यूजन स्थल की ओर गमन करता है। यह भी फ्यूजन की तरफ गमन करता है और जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो भी फ्यूजन की दिशा में गमन करता है। दोनों मेल और फीमेल प्राकेंद्रक फ्यूजन स्थल पर पहुंच जाते हैं। वह परस्पर फ्यूजित या इन दोनों में फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनता है? युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। दोनों मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस जब आपस के अंदर जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनता है? इनका फ्यूजन होने के बाद युग्मनज या जाइगोट बनता है। युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को उभय मिश्रण कहते हैं।
मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ये जो क्रिया है इसको कहते हैं, जब फ्यूजन होता है तो एम्फीमिक्सिस, इसको कहते हैं उभय मिश्रण। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप
जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पोलीस्पर्मी। ओवम में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोलीस्पर्मी कहलाती है। सेकंड है पोलीकाइनी। जब एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एक नर प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो जाए तो इसे पोलीकाइनी कहते हैं। अगर एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियस या प्रोन्यूक्लियाई, एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक मेल प्रोन्यूक्लियस से संगलित या जब इनका फ्यूजन हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हो जाए तो यह पोलीकाइनी कहलाता है। तो एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, मादा युग्मक है, वो एक मेल प्रोन्यूक्लिया या एक नर स्पर्म से जब इसका फ्यूजन हो जाता है तो क्या कहलाता है? ये पोलीकाइनी कहलाता है। जबकि पोलीस्पर्मी में इसका अपोजिट था। थर्ड है इसमें गायनोजिनोट। गायनोजिनोट दो मात्रक प्राक केंद्रकों के संगलन से भ्रूण का निर्माण गायनोजिनोट
दो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो गाइनोजिनोड कहलाता है। न्यूक्लियाई से जब जब इन दोनों के अंदर फ्यूजन हो जाता है, इन दोनों में फ्यूजन होने के बाद जब भ्रूण बनता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गाइनोजिनोड कहलाती है। प्रकृति में ऐसा नहीं पाया जाता है, परंतु द्वितीय ध्रुव के पृथक होने को रोककर वह ओवम के कृत्रिम सक्रियण से यह संभव है। फोर्थ इसमें एंड्रोजिनोड। दो पेट्रक या मेल प्रोन्यूक्लियस के संकलन से या फ्यूजन से भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण एंड्रोजिनोड कहलाता है। दो पेट्रक, ये तो दो मात्रक था, मात्रक या फीमेल कह सकते हैं, इसमें दो पेट्रक या मेल प्रोन्यूक्लियाई से जब इन दोनों के अंदर फ्यूजन होके इनमें फ्यूजन होता है और इससे जब भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एंड्रोजिनोड। एंड्रोजिनोड कहलाती है। अगर दो मेल प्रोन्यूक्लियाई से इनमें फ्यूजन होने के बाद अगर एम्ब्रियो बनता है तो ये प्रोसेस एंड्रोजिनोड कहलाती है। फिर उसके बाद है फिफ्थ पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। लास्ट है इसमें पार्थेनोजेनेसिस। ये कहलाता है अनिषेक जनन। इस त्रुटि में बिना स्पर्म के एग का सक्रियण या एक्टिवेशन हुए एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस प्रकार या तो भ्रूण अगुणित होता है अथवा
घटक होता है उसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, वो एन यानी अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। इससे गुणसूत्रों की सामान्य स्थिति सुनिश्चित की जाती है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो संतति होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है, मतलब ज्यादा नहीं होती और कम भी नहीं होती है, नियत बनी रहती है। जो उसके पेरेंट्स होते हैं गुणसूत्र वो की वही इस नई संतति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है। तो इस तरह से गुणसूत्र की संख्या को नियत रखने में फर्टिलाइजेशन का महत्व है। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप माता तथा पिता के गुणसूत्रों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। अतः यह जीन्स के नए संयोजनों को प्रेरित करता है जिससे संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो संतति होती है उसके माता पिता के गुणसूत्रों का फ्यूजन होता है, गुणसूत्र मिलते हैं तो उससे क्या होती है, जीन्स होते हैं, नए नए जीन्स मिलते हैं तो उनके अंदर विभिन्नताएं आती हैं। तो संतति होती है उसके अंदर भी विभिन्नताएं आती हैं। तो संतति में क्या होता है, उससे फर्टिलाइजेशन से संतति में, क्योंकि जीन होते हैं, जीन के नए संयोजन बनते हैं, नए नए संयोजन बनते हैं तो अलग अलग युग्मक बनते हैं, मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, उससे जीन्स के नए संयोजन बनते हैं तो जिससे संतानों में क्या होती है, संतति या संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्योंकि संतति में अपने माता और पिता दोनों के गुण आते हैं तो इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। थर्ड है ओवम में स्पर्म का प्रवेश एग के विकास एवं विदलन के लिए प्रेरित करता है। जब स्पर्म एग में प्रवेश करता है तो उसके विकास और विदलन के लिए उसको प्रेरित करता है। तो स्पर्म ओवम या अंडे के विकास और विदलन विदलन कहते हैं क्लीवेज को। तो क्लीवेज को प्रेरित करता है, विकास और विदलन को प्रेरित करता है। फोर्थ पॉइंट, स्पर्म्स में उपस्थित लिंग गुणसूत्रों के कारण लिंग का निर्धारण होता है। स्पर्म के अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। फर्टिलाइजेशन के कारण, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो लिंग का निर्धारण भी नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म के अंदर लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं जिसकी वजह से लिंग का निर्धारण होता है कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी। फिफ्थ पॉइंट, स्पर्म का प्रवेश फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के निर्माण को प्रेरित करता है जो अन्य स्पर्म्स के प्रवेश को रोकता है। तो स्पर्म से क्या बनती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है जो किसको रोकती है, पॉलीस्पर्मी को। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है स्पर्म की वजह से जब वो ओवम में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है, पॉलीस्पर्मी
दिशा में होगा तो विदलन के तल का निर्धारण करता है। लास्ट पॉइंट इसमें स्पर्म का प्रवेश उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित कर विकासीय क्रियाएं प्रारंभ करता है। ये उपापचयी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करता है। उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करता है जिससे विकास क्रियाएं होती है। जिससे क्या होता है, विकास की क्रियाएं विकासीय क्रियाएं प्रारंभ होती है। जो एम्ब्रियो और उसके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट फर्स्ट का सी फर्टिलाइजेशन टाइप्स